हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। जो हमारा रेगुलर टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसकी पीडीएफ जो है वो शेयर की गई है, शेयर की जाती है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। Now, first आपकी न्यूज़ है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ऑफिशियली नोटिफाइड द Digital Personal Data Protection Rules 2025, which operationalize the Digital Personal Data Protection Act 2023। तो रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने नोटिफाई किया है आपके डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 को, ठीक है, जो ऑपरेशनलाइज करते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को। एंड इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात करें डीपी एक्ट 2023 की, तो इसको इनैक्ट किया गया था 11 अगस्त 2023 को, ठीक है। एंड दिस एक्ट डिफाइंस द ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज एंटिटीज जो प्रोसेस करते हैं पर्सनल डेटा को, ठीक है, राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ फॉर अ एनफोर्समेंट वाया योर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो एक्ट है ये फॉलो करता है आपका सरल सरल फ्रेमवर्क को ये फॉलो करता है, विच इज सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल एंड योर एक्शनेबल, ठीक है। इनको ये फॉलो करता है, जिसका मतलब क्या है, ये जो रूल्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, ठीक है, ताकि हर किसी को ये समझ आ पाए, ओके। एंड प्रैक्टिकल रूल्स ये आपके होने चाहिए जो हेल्प करेगा यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन को टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लाई, राइट। अब यहाँ पे 7 गाइडिंग प्रिंसिपल इसमें होते हैं: कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये सारे आपके 7 गाइडिंग प्रिंसिपल इसके हैं। नाउ अब जो ये रूल है वो 3 फेजेस में रोल आउट होने की बात की गई है। पहला फेज आपका स्टार्ट हुआ था 13 नवंबर 2025 को, ठीक है, जिसमें रूल 1 टू 17 टू 21 आपका शामिल है। ये क्या बोलता है? स्टैब्लिश करना है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को, ठीक है, विच कवर एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्वायर्स, पेनल्टीज एंड कंप्लेंट हैंडलिंग, जिसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है फेज 2, जो 13 नवंबर 2026 को आपका स्टार्ट होएगा। रूल 4 इसके अंडर आता है, विच सेज रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कंसेंट मैनेजर। फिर फेज 3 आपका स्टार्ट होएगा 13 मई 2027 से, जिसके अंदर रूल 3, 5 टू 16, 22 से 23 आपका यहाँ पे शामिल होगा, ठीक है। एंड द कोर ऑब्लिगेशन इसमें आपकी जो आएंगी: कंसर्ट एंड नोटिस, डेटा प्रोसेसिंग रूल्स, राइट ऑफ इंडिविजुअल, ब्रीच रिपोर्टिंग, सेफ गार्ड फॉर चिल्ड्रन, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें इसमें होंगी, ठीक है। नाउ आप बात करते हैं की प्रोविजंस की ऑफ दिस रूल। पहली चीज, स्कोप की स्टैब्लिश करना है, प्रोसीजर, ऑब्लिगेशन एंड सेफ गार्ड्स फॉर कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड इंश्योर ऑफ अ पर्सनल डेटा। देन नेक्स्ट आता है कंसेंट एंड नोटिस। डेटा फिड्यूशरी मस्ट प्रोवाइड क्लियर itemized notice detailing personal data collected, purpose and withdrawal mechanism, जो रूल 3 में आता है आपका, ठीक है। देन कंसेंट मैनेजर जो है, दे मस्ट रजिस्टर्ड विद द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। ब्रीच नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे नोटिफाई करना होगा अफेक्टेड यूजर एंड डीपीबी विद इन 72 आवर्स विद डिटेल्स एंड मिटिगेशन स्टेप्स। नेक्स्ट है डेटा रिटेंशन एंड इरेश्योर, पर्सनल डेटा मस्ट बी इरेज्ड वंस पर्पस इज सर्व्ड। मतलब अगर काम हो जाए तो उसको हटा देना है, उसे इरेज कर देना है। डेटा प्रिंसिपल नोटिफाइड 48 आवर्स प्रायर। देन लॉग्स एंड एसेंशियल रिकॉर्ड्स रिटेन फॉर मिनिमम 1 ईयर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल आपकी बताई गई हैं, ऐसा ऐसा चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है। चाइल्ड एंड वनरेबल यूजर्स की बात करें तो वेरीफाइबल पेरेंटल और गार्जियन कंसेंट यहाँ पे चाहिए होगा। टारगेटेड ट्रैकिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ चिल्ड्रन रिस्ट्रिक्टेड विद एग्जाम्पशंस फॉर स्कूल्स, हेल्थ केयर एंड इमरजेंसीज, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इसमें आपका एक चेयरपर्सन होंगे और 3 मेंबर इसमें होंगे। जो चेयरपर्सन है, इट विल बी अपॉइंटेड बाय द चेयरपर्सन पैनल लेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी,
ठीक है। मेंबर सिलेक्टेड जो होंगे यहाँ पे वाया कमिटी लेड बाय दी योर सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी यहाँ पे आपके होना चाहिए, जो भी आपकी कमिटी होगी जो सेलेक्ट करेगी आपके मेंबर्स को, एंड चेयरपर्सन के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। नाउ इट ऑपरेट्स एज अ फुली डिजिटल ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स, इनिशिएटिंग इंक्वायरीज। तो ये काम आपका क्या होगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का इंश्योर करेगा कंप्लायंस। ठीक है। देन यहाँ पे मैनेज करेगा ब्रीच रिपोर्टिंग एंड पेनल्टीज को, इशू करेगा डायरेक्शन एंड करेक्टिव ऑर्डर्स को। तो ये सारा काम होगा आपका डीपीबीआई का। ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है Copernicus Sentinel-6B, an Earth observation satellite jointly developed by NASA and European partners, was successfully launched abroad a SpaceX Falcon 9 rocket. तो recently Copernicus Sentinel-6B जो है इसको ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया गया था, Falcon 9 रॉकेट में इसको लॉन्च किया गया था, एंड इसे जॉइंटली डेवलप किया है किसने, नासा ने और यूरोपियन पार्टनर्स ने। ठीक है। कौन कौन से पार्टनर्स हैं इसके, ये भी अभी देखेंगे। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे क्या बोला गया है, सेंटिनल 6B जो है ये सेकंड सैटेलाइट है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है कॉपरनिकस सेंटिनेल 6 की। ठीक है। पहली वाली आपकी 2020 में लॉन्च की गई थी, सेंटिनल 6 मिशेल फ्रेलिच नाम से। ठीक है। ये पहली आपकी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, और अभी सेकंड वाली 6B नाम से जो है लॉन्च की गई है। ठीक है। नाउ यहाँ भी हमने बात की कि इसमें यूरोपियन पार्टनर्स जो हैं वो नासा के साथ मिलकर इन्होंने डेवलप किया है, जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लोइटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स आपका शामिल है, नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये सारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपके शामिल है। इसके अलावा इट इज फंडेड बाय द यूरोपियन कमीशन विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंच स्पेस एजेंसी दैट इज CNES। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेंटिनेल 6B का, कि टुगेदर विद इट्स ट्विन सैटेलाइट ये जो है मेजर करेगा ग्लोबल सी लेवल्स को। ठीक है। विद अ हाई प्रिसीजन, कलेक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को एंड ह्यूमिडिटी को, और मॉनिटर करेगा अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ अर्थ्स ओशियन को। ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो डेटा है ये आपका क्रिटिकल होगा फॉर ट्रैकिंग लॉन्ग टर्म सी लेवल राइज, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, ओशियन सर्कुलेशन ट्रेंड्स एंड एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स। तो इन सब चीज़ों में भी ये आपका जो है डेटा यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा बात करें इस सैटेलाइट की, तो ये जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिट करेगा अर्थ की एट अ 7.2 किलोमीटर पर आवर एंड कंप्लीट्स वन ऑर्बिट एवरी 112 मिनट्स। ठीक है। 112 मिनट में ये ऑर्बिट कंप्लीट करेगा अपना। इसके साथ ही ये जो आपकी सैटेलाइट थी इसमें 6 मेजर इंस्ट्रूमेंट जो है साइंस इंस्ट्रूमेंट वो आपके यहाँ पे लगाए गए हैं, जैसे फोसिटन 4 SAR अल्टीमीटर, AMRC एडवांस माइक्रोवेव रेडियोमीटर एंड क्लाइमेट रेडियोमीटर फॉर क्लाइमेट। देन आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रेडियो ऑक्यूलेशन जो है ये यहाँ पे यूज़ किया गया है, प्रिसाइज ऑर्बिट डिटर्मिनेशन POD सिस्टम यूज़ किया गया है। तो ऐसे ही आपके हाई रेजोल्यूशन माइक्रोवेव रेडियोमीटर यहाँ पे यूज़ किया गया है, रेडिएशन एनवायरनमेंट मॉनिटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये इक्विपमेंट जो है ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके यूज़ किए गए हैं इस सैटेलाइट में। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, सो व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स ओशियन विल बी सेंटिनेल 6B एंड इट्स ट्विन मॉनिटर। तो अभी हमने पढ़ा अप्रोक्सीमेटली 90% ओशियन को ये आपका जो है मॉनिटर करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज अनाउंस्ड बाय द डॉक्टर V Narayanan, ISRO chairman, when will the ocean satellite be launched into orbit by the first commercially built PSLV-N1 rocket। तो एज पर द इसरो चेयरमैन जो ये सैटेलाइट है आपकी ओशियन सेट सैटेलाइट ये लॉन्च की जाएगी 2026 में। ठीक है। कब लॉन्च की जाएगी, 2026 में। एंड ही ऑल्सो अनवील्ड द प्लान टू ट्रांसफर 50% PSLV डेवलपमेंट to Indian Industry Consortium, which is led by HAL, Hindustan Aeronautics Limited, and Larsen and Toubro at the 7th India Manufacturing Show जो आपका बेंगलुरु कर्नाटका में होता है। ये दोनों अनाउंसमेंट वहाँ पे किए गए थे। ठीक है। Now next is the USA has approved the supply of 100 FGM-148 Javelin anti-tank guided missile, that is ATGM, worth dash and up to dash round of Excalibur M982A1 precision guided artillery
प्रोजेक्टाइल्स वर्थ 47.1 मिलियन यूएस डॉलर टू इंडिया। तो यहाँ पे यूएसए के साथ इंडिया की डील हुई है जिसमें 100 FGM 148 जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये इंडिया को सप्लाई करेगा और इसकी कॉस्ट है आपकी 45.7 मिलियन यूएस डॉलर की। एंड 216 राउंड जो है आपके एक्सकैलिबर M982A1 प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स के ये इंडिया को सप्लाई करेगा। ठीक है, टोटल ये डील आपकी 93 मिलियन यूएस डॉलर की साइन हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, अब एक एक करके सबकी बात करेंगे, दोनों आपकी जो प्रोडक्ट है उनकी। तो FGM 148 जावलिन ATGM जो है ये शोल्डर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसे जॉइंटली डेवलप किया है रेथियन मिसाइल एंड डिफेंस एंड लॉकहीड मार्टिन ने। इसे डिजाइन किया गया है डिस्ट्रॉय करने के लिए टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स, बंकर्स, बिल्डिंग्स एंड लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को। टोटल वेट की बात करें 22.3 kg का रहेगा एंड इसकी रेंज आपकी है ओवर 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर की इसकी रेंज आपकी है और ये यूज करता है आपका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स को। ठीक है, साथ में ही इसमें आपका टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड भी आपका इक्विप्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक और चीज, इसमें कमांड लॉन्च यूनिट जो आपकी है ये प्रोवाइड करता है थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, इट इनेबल्स ऑपरेशंस इन डे और नाइट, मतलब दिन में तो कर ही सकते हो ना, रात में भी ये ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे इट कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली एज अ सर्विलियंस डिवाइस, तो ऐसे भी इसका यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड प्रोजेक्टाइल की। तो ये आपका एक 155 mm GPS गाइडेड आर्टिलरी शेल है जिसे रेथियन एंड BAE सिस्टम्स ने आपका डेवलप किया है एंड इट इज डिजाइन फॉर हाई प्रिसीजन लॉन्ग रेंज आर्टिलरी स्ट्राइक्स। ये यूज करता है GPS प्लस inertial navigation systems को for guidance and extremely accurate circular error parabola less than 2 मीटर इसका है। रेंज की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर की इसकी रेंज है। पहले वाले की आपके ओवर 4 किलोमीटर की रेंज थी, राइट। एंड इट इज इक्विप्ड विद द यूनिटरी हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है NS बोसेराजू जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं आपके कर्नाटका के। इन्होंने अनवील किया है ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर क्वांटम सिटी, दैट इज क्यू सिटी के लिए। एंड द अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द 28 बेंगलुरु टेक समिट जो आपका बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। अब इस क्यू सिटी की लोकेशन क्या है, तो इसका लोकेशन आपका है आपका हेसरघाटा कर्नाटका में। ठीक है, और इस मिशन का बजट आपका कितना है 1000 करोड़ का अंडर दी कर्नाटका क्वांटम मिशन एंड इट इज एमिंग टू एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अ क्वांटम टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही कर्नाटका जो है ये एस्टैब्लिश करेगा क्वांटम सुप्रीमेसी सेंटर बेंगलुरु में विद अ बजट ऑफ 1136 करोड़। ठीक है, और इसका फोकस एरिया रहेगा आपका क्वांटम चिप फैब्रिकेशन में विच अलाउज डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग क्वांटम प्रोसेसर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन हियर इज वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट एवर क्वांटम या क्यू सिटी प्रपोज टू बी लोकेटेड, तो कहां पे है ये आपका हेसारा घाटा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च दी DG Arivu empowering students through tech program in partnership with the United Nations Global Compact Network India, which is aimed at strengthening digital and science technology, engineering and mathematics, that is STEM education in Tamil Nadu. तो recently Samsung ने जो है in collaboration with your UNGCNI, that is United Nations Global Compact Network India, इनके साथ इनकी कोलैबोरेशन से, इनकी पार्टनरशिप से लॉन्च किया है प्रोग्राम DG Arivu एम्पावरिंग स्टूडेंट थ्रू टेक। ठीक है, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सैमसंग ने यहाँ पे इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की। तो इसे लॉन्च किया गया था अनबिल महेश पोया मोजी जो मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के, इनके द्वारा से लॉन्च किया गया था। इसमें अगर हम बात करें कितने स्कूल कवर किए जाएंगे, 10 स्कूल्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, ओवर 3000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। साथ में ही दे यूटिलाइज बिल्डिंग एज लर्निंग एड डिजाइन टू मेक क्लासरूम इंटरैक्टिव। ये प्रोवाइड करेंगे डिजिटल लर्निंग इक्विपमेंट फॉर इंटीग्रेशन इनटू द करिकुलम
एंड ये जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करेगा ओवरऑल ग्रोथ थ्रू स्टैब्लिशिंग लाइब्रेरीज, ये प्रोवाइड करेंगे स्पोर्ट्स किट्स, ऑफर करेंगे करियर गाइडेंस टू दी क्लास 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर ये आपके यहाँ पे कैंपेन्स जो है, हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज करेंगे, ये कंडक्ट करेंगे एक्सपर्ट स्पीकर सेशंस यहाँ पे। ठीक है, एंड सेलिब्रेट करेंगे इंपॉर्टेंट डेज विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ओके, नेक्स्ट अभी न्यूज है, रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की थी नीति आयोग ने। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट थी? वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक, और इसे रिलीज किया था नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल द्वारा। ठीक है, ये रिलीज किया गया था। नाउ दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद गिज इंडिया। ठीक है, किस किस कोलैबोरेशन में था? गिज इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इसको बनाया गया है। अब इस रिपोर्ट का मेन एम क्या है? स्ट्रेंथन करना लोकल लेवल वाटर सिक्योरिटी, इंप्रूव करना रिसोर्स प्लानिंग, एंड इट इज अलाइन विद द विजन ऑफ विकसित भारत @ 2047। ठीक है, ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है वाटर अवेलेबिलिटी, डिमांड असेसमेंट, ब्लॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन यूजिंग द डिजिटल वाटर बजटिंग प्लेटफॉर्म। ओके, अब वाटर बजटिंग होता क्या है? ठीक है, वाटर बजटिंग आपका एक स्ट्रक्चर्ड डेटा ड्रिवन मेथड है। किस चीज के लिए? एस्टिमेटिंग वाटर डिमांड अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आपका क्या डिमांड है वाटर की, उसका एस्टिमेशन बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड डेटा ड्रिवन मेथड देता है। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें कवर्ड हैं? ह्यूमन कंजप्शन, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सारे सेक्टर्स कवर्ड हैं। एंड यहाँ पे कंसिडर्स, अगर हम बात करें सप्लाई की, तो कंसिडर्ड सप्लाई फ्रॉम रन ऑफ, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, इंटर बेसिन ट्रांसफर्स, तो ये सारे आपके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐप का यूज किया गया है वाटर बजटिंग के लिए, विच इज वरुणी ऐप। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है विच इज यूज फॉर दिस वाटर बजटिंग, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्लान करता है ब्लॉक लेवल वाटर सिक्योरिटी को, एस्टिमेट करता है वाटर डिमांड अक्रॉस की सेक्टर्स जो अभी हमने मेंशन किए थे यहाँ पे, अभी हमने डिस्कस किया था ह्यूमन कंजप्शन, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। ठीक है, एंड इट अकाउंट्स फॉर मल्टीपल वाटर सोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है कहाँ कहाँ पे इसकी जो है पायलट एक्सरसाइज की गई है? ये इंप्लीमेंट की गई थी 18 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में अक्रॉस 8 एग्रो क्लाइमेट जोन कवरिंग 11 स्टेट्स एंड 1 यूटी। जिसमें ब्लॉक्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश का गंगावरम, बिहार का फतेहपुर, गुजरात का काकरमुंडा, हिमाचल प्रदेश का निर्माण, लद्दाख का रूपशो, मध्य प्रदेश का बक्सवा। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे आपके जो स्टेट्स हैं उनसे अलग अलग जगहें यहाँ पे जो है सेलेक्ट की गई थी फॉर दी पायलट एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन, ब्लॉक्स का जो सिलेक्शन है वो कैसे किया गया था? नीति आयोग द्वारा ये सिलेक्शन किया गया था, एंड द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन वर सेफ एंड वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक एज पर 2023 CGWB रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन एंड डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर, whereas third point says area where GIS could easily deploy resources। तो ये सारी चीजें आपकी क्राइटेरिया में आई हैं, जो क्राइटेरिया आपका जिस क्राइटेरिया के तहत ब्लॉक सिलेक्शन यहाँ पे किया गया था नीति आयोग द्वारा। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन एंड CFA इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस इन इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए पार्टनरशिप की गई है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा एंड CFA इंस्टीट्यूट इंडिया के, इन दोनों ने यहाँ पे इस चीज़ के लिए पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप है ये प्रोवाइड करेगा एक्सटेंसिव सपोर्ट टू अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर एंड अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को। ट्रेनिंग सपोर्ट की बात करें तो अंडर दिस कोलैबोरेशन स्कूल इनोवेटर्स अंडर ATLs, अटल टिंकरिंग लैब्स, will gain access to structured learning modules on financial literacy and ethics। Then अटल इनोवेशन मिशन सपोर्ट करेगा इंक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप्स को कि उन्हें एक्सपर्ट लेड ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की मिले, नॉलेज रिपोर्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड एडवाइजरी इनपुट यहाँ पे इनको मिले। देन CFA जो है, CFA इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, इट विल चार्टर होल्डर्स, द CFA चार्टर होल्डर्स विल एडिशनली कंट्रीब्यूट टू इंक्यूबेटर रिव्यू प्रोसेस। तो इनका काम क्या रहेगा? ये कंट्रीब्यूट करेंगे इंक्यूबेटर रिव्यू प्रोसेस एंड मे बी कंसिडर्ड फॉर एडवाइजरी एंड गवर्निंग रोल्स। ओके,
नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग टू प्रिपेयर वाटर बजट रिपोर्ट। वाटर बजट रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग ने इन पार्टनरशिप विद गिज इंडिया जो है प्रिपेयर की थी। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट आपकी न्यूज है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो भारत मंडपम में हुई थी। ठीक है, एंड इट वाज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। अब यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के को ऑर्गेनाइजर कौन थे? इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज EPADA। ठीक है, देन को पार्टनर्स इसके थे द राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन छत्तीसगढ़, द राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन काकीनाडा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर भी इसमें था एज ए नॉलेज पार्टनर। ठीक है, एंड यहाँ पे एडिशनल नॉलेज पार्टनर आपके थे अर्नेस्ट एंड यंग एंड S&P ग्लोबल। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल सपोर्ट यहाँ पे दिया गया था गैम्बिया, नाइगर, लिबेरिया, जॉर्डन, सोमालिया, म्यांमार जैसी कंट्रीज द्वारा, एंड इंडिया से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे इंडियन सपोर्टर्स देखे गए थे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने सपोर्ट किया था इसका ओडिशा, तेलंगाना, मेघालय, असम एंड मणिपुर, एंड अदर इंस्टीट्यूशन जैसे ICAR, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड, NCEL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसका सपोर्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं इस इवेंट की, इस कॉन्फ्रेंस की। सो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड राइस सॉर्टिंग सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया था इन दी एग्रीटेक पवेलियन। ये जो सिस्टम है ये सपोर्ट करेगा AI एंड बिग डेटा को और एनालाइज करेगा राइस ग्रेन जो है उसका कलर, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर को। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा? हायर प्रोसेशन होगा, लोअर कॉस्ट होगी, लोअर पावर यूज एंड रिड्यूस लेबर। फाइन, ये इसके बेनिफिट रहेंगे। इसके अलावा मेजर कॉन्फ्रेंस सेशन यहाँ पे आपके 8 थे टोटल, जिसमें जिसकी थीम की अगर हम बात करें तो एक आपका था ग्लोबल राइस मार्केट ट्रेंड्स पे, देन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, न्यूट्रिशन एंड राइस फार्मिंग, वैल्यू एडिशन, फूड सेफ्टी एंड सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक राइस, लॉजिस्टिक क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, रोल ऑफ राइस इन विकसित भारत 2047। तो ये सारे इसके की थीम थे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? अ प्लेटफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस टू लॉन्च विजन एंड रोड मैप फॉर इंडियाज राइस सेक्टर जो डेवलप किया गया है विद इन 6 months बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन कोलैबोरेशन विद द वेरियस मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, integrating insight from expert policy makers and industry leaders, right? देन डे 1 पे यहाँ पे 3000 प्लस करोड़ का MOU साइन हुआ था, डे 2 में 30,435 करोड़ का, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है सेटअप करने के लिए एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर को न्यू दिल्ली में, विच फोकसेस ऑन सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलेंट राइस प्रोडक्शन, सीड इनोवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च। इसके साथ ही एग्री प्लेसमेंट MOU जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे इस इवेंट के दौरान फार्मर्स जो थे आपके, ठीक है, इनको ग्लोबल बायर्स फॉर एक्सीलेंस इन राइस कल्टीवेशन के लिए ऑनर दिया गया था। जैसे आनंद मलिक को ये ऑनर दिया गया है फॉर दी गोविंदो भोग राइस, देन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, देन सुरेंद्र मस्ती फ्रॉम उड़ीसा फॉर काला जीरा कोरापुत राइस, देन मंजुल प्रताप सिंह एंड अजय सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉर द टाइप 3 देहरादूनी बासमती, देन जफर अहमद भट्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फॉर मुश्क बुदजी राइस के लिए। ऐसे ही अदर आपके जो यहाँ पे फार्मर्स थे उनको ये ऑनर दिया गया था। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे एक स्पेशल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप एंड MSME पवेलियन हुआ था। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज किया गया था हाईलाइट करने के लिए इनोवेशन अक्रॉस एग्री वैल्यू चेन, एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टेट एंड यूटीज ने शोकेस किया था GI एंड स्पेशलिटी राइस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, लॉजिस्टिक एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कौन कौन से स्टेट से या यूटी थी? तो JNK था, मणिपुर, तेलंगाना, उड़ीसा, मेघालय, ये सारे थे। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है अंडर द एजिस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, भारत ऑर्गेनिक्स लॉन्च इट्स ऑर्गेनिक राइस रेंज एंड D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर platform at BRIC 2025. So under the aegis of National Cooperative Organic Limited, भारत ऑर्गेनिक्स ने लॉन्च किया है ऑर्गेनिक राइस रेंज और D2C प्लेटफॉर्म को ऑन दिस कॉन्फ्रेंस,
एंड इस फ्लैगशिप प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें ट्रेडिशनल बासमती एंड ट्रेडिशनल ब्राउन बासमती रहेगा आपका। देन अलॉन्ग विद द 10 सिंगल ओरिजिन वेराइटीज जैसे काला नमक, इंद्रायणी, गोविंदो भोग, ब्लैक राइस, रेड माटा, ये चीज यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये वाली वैरायटीज आपकी रहेंगी। इसके साथ ही यहाँ पे एक कॉफी टेबल बुक जो है लॉन्च की गई थी, रिलीज की गई थी, विच शोकेस इंडियाज रिच राइस हेरिटेज, ठीक है। साथ में ही अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं, जैसे 2024 से 25 के बीच में इंडिया का जो राइस प्रोडक्शन है ये आपका 150 मिलियन टन पहुंच गया था, विच शोज 28% ऑफ अ ग्लोबल प्रोडक्शन। देन प्रोडक्टिविटी जो राइस की है वो इम्प्रूव हुई थी 2.72 टन पर हेक्टेयर से, जो 2014-15 में थी। इट इंक्रीज टू 3.2 टन पर हेक्टेयर 2024-2025 में। एक्सपोर्ट की बात करें तो ये भी आपका पहुंच गया है 20.1 मिलियन मेट्रिक टन राइस वर्थ 12.95 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। एंड हमने 172 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया था। अब टॉप इंपोर्टर की बात करें तो इसमें नाम आता है आपका इंडोनेशिया का, सॉरी इट्स इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है। वहीं पे अब बात कर लेते हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन की। तो इसके प्रेसिडेंट हैं प्रेम गर्ग, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2023 में। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड द बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट ऑफ अ CE-20 cryogenic engine. Where was this engine test conducted? सो रिसेंटली इसरो ने आपका जो है सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट ऑफ अ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, और ये टेस्ट आपका इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में हुआ था। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो टेस्ट डिटेल है इसकी ड्यूरेशन थी आपकी 10 सेकेंड की, और ये हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी जो है तमिलनाडु में वहाँ पे हुआ था। एंड द टेस्ट वाज कंडक्टेड अंडर द वैक्यूम कंडीशन सिमुलेटिंग स्पेस लाइक एनवायरनमेंट। ओके, एंड जो ये आपका इंजन है क्रायोजेनिक इंजन, ये पावर करता है, ये बूस्ट करेगा आपका अपर स्टेज ऑफ अ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट को, ये आपका बूस्ट करेगा, ठीक है। एंड इसे फ्यूचर में गगनयान मिशन में जो है यूज किया जाएगा, ठीक है। थर्स्ट कैपेसिटी की बात करें, इट इज क्वालिफाइड फॉर 19 to 22 टन्स ऑफ थर्स्ट कैपेसिटी विद अ सिंगल इन फ्लाइट स्टार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज which country became the 20th country to receive the major non-NATO ally status? So इनमें से कौन सी आपकी जो है कंट्री है जो 20th कंट्री बनी है जिसे मेजर नॉन नाटो एली स्टेटस दिया गया है? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सऊदी अरेबिया को ये स्टेटस मिला है। एंड यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डेजिग्नेट किया था सऊदी अरेबिया को, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नाउ और डिटेल की बात करते हैं, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डेजिग्नेट किया था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ बेसिकली एक आपके यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एंड जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान के, इनके बीच में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये डेजिग्नेशन दिया गया था। इसके अलावा यूएसए ने यहाँ पे अप्रूव किया है फ्यूचर सेल F-35 एडवांस फाइटर जेट का विद दी सऊदी अरेबिया, एंड दोनों कंट्री ने यहाँ पे अग्री किया है फॉर एक्सपैंडिंग देयर कॉपरेशन इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स में, ठीक है। इसके साथ ही सऊदी अरेबिया ने बोला है ये अपनी इन्वेस्टमेंट यूएस में जो है बढ़ाएंगे, अभी 600 बिलियन यूएस डॉलर से ये 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इनकी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इन्होंने अबॉलिश किया है साइन ऑन साइन ऑफ शोर लिव पासेस फॉर इंडियन फ्लैग वेसल, ठीक है। तो हमारी जो होम मिनिस्ट्री है इन्होंने अबॉलिश किए हैं ये तीनों चीज, ठीक है। ये अप्लाई होता है क्रू मेंबर्स एंड सुपर न्यूमेरी पर्सनल जो आपके हैं ऑन द इंडियन फ्लैग वेसल, जो ऑपरेट कर रहे हैं सोली विद इन अ इंडियन वाटर, राइट। जो प्रीवियस सिस्टम था इसमें जो सेलर थे दे नीडेड इमिग्रेशन स्टाइल पेपर वर्क, मतलब पहले आपका लेंदी प्रोसेस यहाँ पे होता था, एंड शोर लीव पासेस एवरी 10 डेज, तो यहाँ पे जो है बड़ा टाइम लगता था, अब ये चीज यहाँ पे कम हो जाएगी। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, जो न्यू एक्सेस कंट्रोल है वो यहाँ पे आपका रहेगा पोर्ट अथॉरिटीज के पास, ठीक है। नाउ पोर्ट अथॉरिटीज जो है रेगुलेट करेंगे शोर एक्सेस को, रिप्लेसिंग इमिग्रेशन ऑफिसर्स,
ठीक है। नाउ अब जो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है ये कंडक्ट करेंगे आपके सरप्राइज चेक्स, पीरियोडिक सरप्राइज चेक ये यहाँ पे करेंगे एंड दे विल कलेक्ट दी क्रू लिस्ट। ओके, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है मतलब ये यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्टिव टू दी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये इंश्योर करेगी पोर्ट अथॉरिटीज मेंटेन करे डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ सारे ऑफ ऑल क्रू एंड सुपरन्यूमरी पर्सनल्स। ठीक है, इनके जो डिटेल रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे मेंटेन किए जाएं, ये इंश्योर करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द GEM साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इन्होंने साइन किया है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है UN विमेन के साथ। किस चीज के लिए? यहाँ पे एम्पावर करने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में। ठीक है, अब इंडिया UN विमेन इंडिया की तरफ से कांता सिंह जो है इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था एंड अजीत बी चावन एडिशनल CEO हैं जो आपके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। और इस अग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहांस करना मार्केट एक्सेस फॉर विमेन लेड एंटरप्राइजेस वाया जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रोक्योरमेंट एंड प्रमोट करना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वुमनिया इनिशिएटिव। ठीक है, अलाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी। राइट, नाउ यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, UN विमेन जो है ये क्रिएट करेंगे ट्रेनिंग कंटेंट, डॉक्यूमेंट सक्सेस स्टोरीज, सेट करेंगे वैलिडेशन क्राइटेरिया फॉर विमेन लेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ये कंडक्ट करेगा ट्रेनिंग सेशंस, ऑन बोर्डिंग वर्कशॉप्स एंड दे विल प्रोवाइड वेनिकुलर लर्निंग मटेरियल टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट बेस्ड जीन थेरेपी। ठीक है, इन्होंने बेसिकली CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी जो है लॉन्च की है इंडिजीनियसली, यहाँ पे इंडिया की है ये। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है बिरसा 101। ये भगवान बिरसा मुंडा जी जो हैं उनके नाम पे, उनको डेडिकेट करते हुए ये नाम इनका रखा गया है। ठीक है, इस थेरेपी का नाम बिरसा 101 रखा गया है जो ट्रीट करेगी सिकल सेल डिजीज को। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ अब इस थेरेपी को डेवलप किसने किया है? काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इस इंस्टीट्यूशन ने इसे डेवलप किया है यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। राइट, अब यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है, फॉर्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कोलैबोरेशन अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है स्केल अप करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को फॉर डेवलपिंग अफोर्डेबल थेरेपीज, कि यहाँ पे हम जो है अफोर्डेबल थेरेपीज यहाँ पे डेवलप कर पाए फॉर द सिकल सेल डिजीज एंड अदर क्रिटिकल जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, साथ में ही इंडिया का जो टारगेट है सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट करने का वो भी याद रखना है, इट इज 2047 and we are working on it through the National Skill Cell Anemia Elimination Mission जो 2023 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है? Now question here is Birsa 101 is named in honor of which historical figure? तो अभी हमने पढ़ा ये बिरसा मुंडा जी जो हैं उनके नाम पे रखा गया है, इनको डेडिकेट करते हुए बिरसा 101। ओके, इनकी जयंती कब होती है? 15 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज DRDO DGA। DRDO और जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट्स है फ्रांस का, इसके बीच में टेक्निकल अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर डिफेंस कोलैबोरेशन। और ये यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन थे आपके? डॉक्टर समीर वी कमाल जो हमारे आपके चेयरमैन है DRDO के, एंड फ्रांस की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल गेजिल डियाज डे टूस्टा जो है इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। फाइन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहांस करना नेशनल सिक्योरिटी को थ्रू एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेंथन करना इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज इन इंडिया। ठीक है, साथ में ही दोनों ही नेशन ने यहाँ पे कंसिडर किया है डिक्लेयरिंग 2026 एज अ इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च किया है सरल सिम्स न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर दी स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे सरल सिम्स नाम से नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका लॉन्च किया गया है।
ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रीमलाइन करना स्टील इंपोर्ट प्रोसीजर को, जो बेनिफिट करेगा एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को एंड स्मॉल इंपोर्टर्स को एंड एक्सपोर्ट लिंक्ड इंपोर्टर्स को, और ये आपका इफेक्ट में आया है 21 नवंबर 2025 से, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इसमें कौन कौन से आइटम्स कवर्ड किए गए हैं, जैसे स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं, विच कम्स अंडर दी चैप्टर 72, 73, 86 ऑफ इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन 2022, ठीक है। और जो आपके इंटरेस्टेड इंपोर्टर्स हैं वो इस फैसिलिटी को जो है एक्सेस कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू www.sims.steel.gov.in सरल, ठीक है। नाउ जो इंपोर्टर्स हैं इनको क्या रिक्वायरमेंट है कि इनको डिक्लेयर करना होगा ओनली द टोटल इंटेंडेड इंपोर्ट क्वांटिटी फॉर द ईयर एंड सिंगल सेलर सिम्स नंबर इनको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये नंबर जो है ये मल्टीपल कंसाइनमेंट के लिए यूज कर पाएंगे इन द फाइनेंशियल ईयर, ओके। नाउ अब बात करते हैं सरल सिम्स फॉर स्मॉल इंपोर्टर्स। तो यहाँ पे जो कंसाइनमेंट है स्मॉल इंपोर्टर्स के लिए वो लेस देन 10 मेट्रिक टन यहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। एनुअल थ्रेशोल्ड जो बताई गई है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये 500 मेट्रिक टन रहेगी आपकी अप टू अप्रैल 2026, एंड फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 ऑनवर्ड्स के लिए ये 1000 मेट्रिक टन आपकी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एक्सपोर्ट लिंक्ड इंपोर्टर्स, यहाँ पे एप्लीकेबल स्कीम्स आपकी रहेंगी एडवांस ऑथराइजेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम्स आपकी यहाँ पे एप्लीकेबल स्कीम्स हैं। इसके अलावा एनुअल लिमिट जो यहाँ पे जो है मेंशन की गई है अबाउट दी एक्सपोर्ट लिंक्ड इंपोर्ट, जैसे आपकी अभी जो है स्मॉल इंपोर्टर्स के लिए मेंशन की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 500 मेट्रिक टन एंड फाइनेंशियल ईयर 2027 ऑनवर्ड 1000 की गई है। ऐसे ही यहाँ पे इसके लिए कोई एनुअल लिमिट मेंशन नहीं की गई है, यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं रहेगा, प्रोवाइडिंग ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। मैंडेटरी कंप्लायंस क्या है, एनुअल रिटर्न्स जो आपका है ऑल सरल सिम्स रजिस्टर्ड इंपोर्टर्स का दे मस्ट सबमिट एनुअल रिटर्न्स बाय 30th अप्रैल ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो आपका 30th अप्रैल होगा इस दिन तक उन्हें एनुअल रिटर्न जो है अपना सबमिट करना होगा, ठीक है। डिटेलिंग एक्चुअल इंपोर्ट, ठीक है। Exceeding limit क्या है, if the import exceed the annual threshold the regular SIMS registration must be generated for remaining import, and सरल SIMS जो है इसको फिर यहाँ पे रीयूज नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। It cannot be reused in that financial year, fine. Then रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या है रेगुलर सिम्स के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो मैंडेटरी डेटा फील्ड जो है वो आपकी कम कर दी गई है, पहले 56 थी, नाउ इट रिड्यूस टू 20, एंड यहाँ पे नो क्लैरिफिकेशन या आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा आपका फॉर द नॉन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर स्टील ग्रेड्स के लिए, ठीक है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द एनुअल थ्रेशोल्ड फॉर स्मॉल इंपोर्टर्स अंडर द सरल सिम्स इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 500 मेट्रिक टन ये मेंशन की गई है, और फाइनेंशियल ईयर 2027 के बाद इसमें आपका 1000 मेट्रिक टन तक ये आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली नोटिफाई किया है कैपिटल गेन अकाउंट, और ये सेकेंड अमेंडमेंट है इस स्कीम का, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 2025 यहाँ पे जो है नोटिफाई किया गया था, एंड इससे पहले 2012 में ये अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का। अब ये जो आपका नया नोटिफिकेशन आया है, नए फ्रेमवर्क यहाँ पे आए हैं अमेंडमेंट, वो कब से इंप्लीमेंट हुए हैं, 19 नवंबर 2025 से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अलाउ करना टैक्स पेयर को टू टेम्परली डिपॉजिट कैपिटल गेन इन अ डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, रिटेन करे एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स एग्जम्पशंस व्हाइल परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग द न्यू प्रॉपर्टी, एंड ये प्रोवाइड करेगा एक आपका ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म ट्रैक करने के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन्स, ठीक है। ये जो स्कीम है ओरिजिनल स्कीम आपकी 1988 की है, 2012 में प्रीवियस अमेंडमेंट हुआ था, एंड टारगेट बेनिफिशियरीज इसके कौन है, टैक्स पेयर हैं, एनआरआईज हैं, बिजनेस री इन्वेस्टिंग कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शंस 54, 54B, 54D, 54F, G, GA और GB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961,
ठीक है, अब की अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, जो डिपॉजिट है ये आप अब कर सकते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, IMPS से, UPI की मदद से या RTGS की मदद से। ठीक है, इवन नेफ्ट, भीम, आधार पे जो है ये सब भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, इन्होंने क्या बोला है, उसकी भी सेम वैलिडिटी होगी जो आप बैंक से जाके लेके आएंगे या ऑनलाइन आपको मिल रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक वे में यहाँ पे किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो बैंक कवरेज है वो भी आपकी इंक्रीज की गई है। जो डिपॉजिट ऑफिस है, नाउ दे इंक्लूड 19 प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक अलोंगसाइड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड IDBI बैंक। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन से बैंक इंक्लूड किए गए हैं, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस हो गया। ठीक है, देन आपका फेडरल बैंक हो गया, CUB हो गया, DCB हो गया, IDFC हो गया। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक, IndusInd, JNK, ये सारे बैंक यहाँ पे आपके इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है कि जो स्कीम है इसके तहत अकाउंट क्लोजर अब जो है ऑनलाइन भी किया जा सकेगा, बट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2027। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2027 अकाउंट्स कैन ओनली बी क्लोज इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव डेट फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन इज द डेट चेक or DD or electronic payment is received by the deposit office along with the CGAS application। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे भूली गई हैं। साथ में ही इट अलाउज टैक्स एग्जेम्पशन फॉर अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन्स फ्रॉम द शिफ्टिंग एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम एन अर्बन एरिया टू स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन। ओके, नाउ अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो फ्रॉम विच डेट कैन CGAS अकाउंट ओनली बी क्लोज इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली ये आपका 1 अप्रैल 2027 से किया जा सकेगा क्लोज। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली PM मोदी का विजिट हुआ था इन मंथ ऑफ नवंबर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, जैसे इनका आंध्र प्रदेश में विजिट था तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सैनिटरी सेलिब्रेशन ऑफ भगवान श्री सत्य साईं बाबा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने 100 रुपीज का कॉइन जो है, कॉमरेटिव कॉइन, वो रिलीज किया था, जिसका आपका डायमीटर 44 मीटर का है। कंपोजिशन की बात करें तो 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल एंड 5% जिंक आपका है। ठीक है, देन यहाँ पे आपके स्टैम्प्स भी जो है रिलीज किए गए थे, और स्टैम्प का जो डिनोमिनेशन है वो आपका 5 रुपीज का है। ठीक है, इसमें श्री सत्य साईं बाबा की इमेज फीचर की गई है और इंस्टीट्यूशन रन बाय श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट। ठीक है, साथ में ही अब यहाँ पे PM मोदी जी का तमिलनाडु में विजिट हुआ था, जहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग सिस्टम को, समिट को। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ था और इसे ऑर्गेनाइज किया था तमिलनाडु नेचुरल फार्मिंग स्टेक होल्डर्स फोरम द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली और केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करें, एनकरेज करें नेचुरल एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को, और बिल्ड करें क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग मॉडल को इंडिया में। ठीक है, इन इंडियाज फ्यूचर। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि 21st इंस्टॉलमेंट PM किसान की आपकी यहाँ पे रिलीज की गई थी विद ओवर 18,000 करोड़ अमाउंट। एंड स्कीम की बात करें तो 2019 में से लॉन्च किया गया था, प्रोवाइड करने के लिए इनकम सपोर्ट टू ऑल एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज, और इसके तहत 6,000 पर ईयर यहाँ पे जो है फैमिली को, पर फैमिली यहाँ पे दिए जाते हैं इन अ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, what is the diameter of commemorative rupees 100 coin which is released by PM Modi for श्री सत्य साई बाबा बर्थ सैनिटरी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, 44 mm का ये आपका कॉइन था। ठीक है, ये इसका डायमीटर था। नाउ नेक्स्ट आपका बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला है नेचुरोपैथी डे, 18 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड 8th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड AMR या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस अवेयरनेस वीक, जो 18 से 24 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया था एंड इट्स थीम वाज एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ थोड़ी डिटेल है आपकी। जैसे पहला ऑब्जर्वेंस आपका हुआ था 16 से 22 नवंबर 2015 में, और उस टाइम पे इसका नाम हुआ करता था वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक। ठीक है,
ये क्लियर हुआ। देन मई 2020 में ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें FAO, WOAH एंड WHO, इन तीनों ने यहाँ पे इसका जो विजन है वो ब्रॉडन किया और इसका नाम चेंज हो गया एंटी माइक्रोबल्स। ठीक है, एंटीबायोटिक से एंटी माइक्रोबल्स यहाँ पे चेंज किया गया और डिसाइड किया गया इसकी नई तारीख 18 से 24 नवंबर की। ठीक है, साथ में ही इंडिया में यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जो हैं, इन्होंने इंडिया में जो इवेंट हुआ था उसके दौरान नेशनल एक्शन प्लान ऑन माइक्रोबल रेसिस्टेंट 2025-2029 को लॉन्च किया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ था एंड साथ में ही इन्होंने क्या बोला है, द अपडेटेड प्लान, जो इस इनिशिएटिव का अपडेटेड प्लान है, इसका एम क्या है, एड्रेस करना गैप्स फ्रॉम द फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंट मतलब जो पहला आपका एडिशन था 2017 से 2021 का। ठीक है, इसमें जो गैप रह गए हैं उसको हम फिल करेंगे बाय अडॉप्टिंग अ स्ट्रॉन्गर वन हेल्थ अप्रोच इंटीग्रेटिंग ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ टू बेटर कॉम्बैट एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंट इंडिया। ठीक है, मतलब जो पहले हमारी चीजें छूट गई हैं उसको हम यहाँ पे अच्छे से ठीक करेंगे बेसिकली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस। ये हम ऑब्जर्व करते हैं 18 नवंबर को। इट वाज इट्स 4th एडिशन, पहला 2022 में आपका ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे, 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 12th एडिशन था, पहला एडिशन 2014 में ऑब्जर्व किया गया था एंड दिस डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑर्गेनाइजेशन, WEDO द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके CEO हैं विंडी डायमंड। हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। स्टैब्लिश किया गया था 2013 में। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका थीम है सैनिटेशन इज द चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, सैनिटेशन इज द चेंजिंग वर्ल्ड। अब इसका पहला एडिशन जो है वो आपका 2013 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इंडिया में एक इवेंट हुआ था इस ओकेजन पे जिसका थीम था सैनिटेशन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिग्निटी एंड प्लैनेट। मतलब इंडिया में जो सेलिब्रेशन हुआ था वर्ल्ड टॉयलेट डे का, उसका थीम ये था। ठीक है, साथ में ही नोट करना है इस इवेंट में सुलभ इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था 3-day वर्ल्ड टॉयलेट समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ था एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पे लॉन्च किया था टॉयलेट पास है एंड मैं साफ ही अच्छा हूँ ईयर लॉन्ग कैंपेन यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल टॉयलेट यूज एंड हाइजीन हैबिट्स अक्रॉस कम्युनिटीज। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मेंस डे जो 19 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया था विद 27th एडिशन और थीम था सेलिब्रेटिंग मेन एंड बॉयज। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेंस इसका आपका 2007 में हुआ था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेव, मतलब इंडिया में इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेंस आपका 2007 में हुआ था और इसे ऑर्गेनाइज किया था सेव इंडिया फैमिली ने। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट आता है नेशनल इंटीग्रेशन डे या आपका कौमी एकता दिवस। ठीक है, 19 नवंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है इंदिरा गांधी जी की, फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनकी 108 बर्थ एनिवर्सरी इस बार ऑब्जर्व की गई थी। ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग PM है आफ्टर नेहरू जी। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूएशन में बात करें तो कंटिन्यूएशन में सेकेंड आपके लॉन्गेस्ट सर्विंग है नरेंद्र मोदी जी, बट अगर ईयर वाइज हम बात करें, ठीक है, जैसे 16 ईयर्स आपका जवाहरलाल नेहरू का है, ऐसे ही आपका जो है अगर हम कंटिन्यूस की बात ना करें इन दैट केस इंदिरा गांधी जो है वो आपकी सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग PM है। ठीक है, अगर कंटिन्यूस पूछा जाए तो वो होंगे PM मोदी जी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन वीक भी आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, 19 से 25 नवंबर तक ये चलता है जिसमें 19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आपका 20 नवंबर को वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज डे, लिंग्विस्टिक हार्मनी डे 21 नवंबर को, वीगर सेक्शन डे 22 को, 23 को कल्चरल यूनिटी डे, विमेंस डे 24 नवंबर को और कंजर्वेशन डे 25 नवंबर को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2025 जो 19 से 25 नवंबर को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है,
और वर्ल्ड हेरिटेज की बात कर ही रहे हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी बात कर लेते हैं। इंडिया में एज ऑफ 2025 44 आपकी यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है, जिसमें से 36 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल आपके हैं और एक मिक्स्ड है, जिसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी, ठीक है। 2025 में आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया जो है वो इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल आप देख सकते हो। साथ में बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसके डीजी कौन है? इनका नाम है युद्धवीर सिंह रावत। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1861। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो इसकी डिटेल भी कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है, इसके डीजी हैं डॉक्टर एमेनलू सो बेरन एंड इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। स्टैब्लिश किया गया था 1924 में। इसरो की भी बात कर लेते हैं, इसके चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायणन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 1969 में से स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy07@gmail.com पे। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।